फिल्म की शुरुआत स्पेन के एक छोटे से शहर में वियंटे एक किराने की दुकान में जाता है और अपनी जैकेट में बोतलें छिपाने लगता है। बाहर उसका बेटा इयान इंतजार कर रहा होता है। इयान अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करके एक भ्रम इल्यूजन बनाता है जिससे दुकानदार चोरी को महसूस नहीं कर पाता। वियंटे शक से बचने के लिए कुछ छोटी खरीदारी करता है और बाहर आ जाता है, लेकिन इयान तब तक भ्रम बनाए रखता है जब तक उसके पिता ट्रक खोज रहे होते हैं। उसी समय कुछ लड़कियां वहां से गुजरती हैं और इयान को अजीब कहकर उसका मजाक उड़ाती हैं। ये सुनकर इयान की एकाग्रता टूट जाती है और भ्रम बिखर जाता है। अब अंदर दुकानदार को चोरी का एहसास होता है। वह गुस्से में हथौड़ा उठाकर वियंते के पीछे भागता है। डर के मारे इयान जल्दी से एक और भ्रम बनाता है जिससे ऐसा लगता है कि वह बंदूक पकड़े हुए है, लेकिन यह देखकर भी दुकानदार नहीं रुकती और उसकी ओर बढ़ती रहती है। डर के कारण इयान का नियंत्रण खो जाता है और गलती से गोली चल जाती है। महिला नीचे गिर जाती है और उसी पल इयान के दिमाग में उसकी यादों की झलकें आने लगती हैं। दूर कहीं पुलिस की सायरन बजती है। विसेंटे जल्दी से इयान को ट्रक में खींचता है और तेजी से भाग निकलता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब अधिकारी महिला को देखते हैं तो उसकी चोट गायब होती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विसेंटे तेज रफ्तार में सड़क पर भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस कारें उनके पीछे आ जाती हैं। इयान रियर व्यू मिरर को मोड़ता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को यह यकीन दिला देता है कि वे किसी और सड़क पर जा रहे हैं। विसेंटे उसे डांटता है और चेतावनी देता है कि इस तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। कुछ देर तक भ्रम बना रहता है, लेकिन जैसे ही वे ज्यादा दूर चले जाते हैं यह टूट जाता है। पुलिस वालों को असलियत का एहसास हो जाता है कि उनके साथ चालाकी की गई है और पीछा फिर से शुरू हो जाता है। गुस्से में इयान अपने पिता से बहस करता है। वह पूछता है कि उन्हें छिपकर क्यों रहना पड़ता है जबकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। विसेंटे मना कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने से गलत लोग उनका पीछा करने लगेंगे। इयान फिर पूछता है कि वे लोग कौन हैं, लेकिन विसेंटे चुप रहता है। जब वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो इयान अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है। पुलिस अधिकारी को अचानक ऐसा लगता है कि वह भयंकर ओलों के तूफान में फंस गया है। बर्फ की मोटी परत उसकी कार को मारती है और तेज हवा कार को पलटकर उसे एक गैस स्टेशन की ओर घसीटने लगती है। जैसे ही घबराहट बढ़ती है, भ्रम अचानक गायब हो जाता है। सब कुछ फिर से सामान्य दिखने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा हादसा सुरक्षा कैमरों में कैद हो जाता है और जल्दी ही यह वीडियो रहस्यमयी डॉक्टर एड्रियाना तक पहुंचता है। अगली सुबह इयान और विसेंटे एक पुराने जहाज में जागते हैं। यही उनका छिपा हुआ घर है। इयान एक डरावने सपने से परेशान होता है। वह अपनी माँ को याद करता है जो उसे बचपन में प्यार भरी आवाज में लोरी गा रही थी, लेकिन अचानक उसकी चीख सुनाई देती है और इयान झटके से जाग जाता है। वह घबराया हुआ महसूस करता है। विसेंटे इयान का जन्मदिन खास बनाने की कोशिश करता है। वह उसके लिए नाश्ता बनाता है और उसे उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिस दिन इयान ने पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब इयान सामान्य बच्चों की तरह आर्केड जाने की इच्छा जताता है तो विसेंटे मना कर देता है। गुस्से में इयान अपने कमरे में चला जाता है और एक ट्रेनिंग डमी पर अपनी नाराजगी निकालता है, लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद वह फैसला कर लेता है। वह खिड़की से चुपचाप बाहर निकल जाता है। उधर शहर में पुलिस अधिकारी एक बार में तूफान की अजीब घटना के बारे में बात करता है। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे परसीवर देखने वाला कहा जाता है, ये सुन लेता है और अपनी शक्ति का उपयोग करके चुपके से अधिकारी को बेहोश कर देता है। शाम होते ही एक खास टीम उस पुराने जहाज को घेर लेती है। विसेंटे टीवी देखने में व्यस्त होता है। तभी डॉक्टर एड्रियाना सामने आती है। वह विसेंटे से पुराने दोस्त की तरह बात करती है और घोषणा करती है कि वह एजेंसी के साथ आई। डॉक्टर एड्रियाना विसेंटे से इयान के बारे में जानकारी मांगती है। जब विसेंटे बताने से इनकार करता है तो वे उसे मारते हैं ताकि उसे बोलने के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके एक संदेश आता है। दूसरे एजेंटों की एक टीम को इयान का ठिकाना मिल गया है। उसी समय इयान आर्केड में होता है, यह जाने बिना कि परसीवर और दो एजेंट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। परसीवर तेजी से हरकत में आता है। वह एक एजेंट को पर्दे के पीछे धक्का देकर आसानी से गिरा देता है। फिर उस एजेंट का रेडियो लेकर वह उसकी आवाज की नकल करके झूठी रिपोर्ट देता है कि वहां परसीवर के इलाके में होने की झूठी रिपोर्ट काम कर जाती है। एड्रियाना तुरंत अपने सभी एजेंटों को अलर्ट कर देती है जिससे उनका ध्यान नए लक्ष्य पर चला जाता है। जैसे ही एजेंट भटकते हैं, परसीवर दोबारा इयान को खोजने लगता है जो एक टेबल के पीछे छिपा होता है। उसी समय एक एजेंट इयान को देख लेता है और परसीवर पर गोली चला देता है, लेकिन गोलियां खाली जाती हैं। वह सिर्फ एक भ्रम था। असल परसीवर एजेंट के पीछे से निकलता है और देखता है कि उसका दुश्मन नकली छवि का पीछा कर रहा है। अब वह इयान को छलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और एजेंट चुपके से आता है और परसीवर के सिर पर एक हेलमेट ठोक देता है जिससे उसकी शक्तियां बंद हो जाती हैं। परसीवर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह एजेंट को धक्का देकर एक खतरनाक लड़ाई में उलझ जाता है। अंधेरे कमरे में लड़ाई तेज हो जाती है। आखिरी वार में
परसीवर एजेंट को दीवार के पार फेंक देता है, लेकिन खुद को पूरी टीम से घिरा हुआ पाता है। संख्या में कम होने के बावजूद परसीवर बिना रुके लड़ता रहता है। वह इस तरह चलता है जैसे वहां मौजूद वीआर गेम खेल रहे लोग उसके लिए मौजूद ही न हों। एक एक करके एजेंट गिरने लगते हैं। सभी एजेंटों को हराने के बाद परसीवर अपना हेलमेट उतारता है और यान को ढूंढने निकलता है। इसी बीच इयान को एस्टर और एक और एजेंट ढूंढ लेते हैं। वे उसे बाहर ले जाते हैं जहां एक वैन खड़ी होती है। वहां एड्रियाना उसका स्वागत करती है और कहती है कि वह अकेला नहीं है, उस जैसे और भी लोग हैं। फिर वह उसे एक चौंकाने वाला नजारा दिखाती है। उसका पिता विसेंटे पकड़ा जा चुका है। कोई और रास्ता न होने के कारण यान उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह वैन में बैठता है वे उसे बांध देते हैं और उसके सिर पर एक हेलमेट लगा देते हैं जिससे उसकी शक्तियां काम न करें। जब वह छूटने की कोशिश करता है तो वे उसका खून निकालते हैं। उधर परसीवर जब सड़क पर पहुंचता है तब तक यान गायब हो चुका होता है। तेजी से सोचते हुए वह एक भ्रम पैदा करता है। सड़क पर एक बच्ची की गाड़ी लुढ़कती हुई दिखाई देती है। एक ट्रक अचानक ब्रेक लगाता है जिससे सड़क पर एक हलचल मच जाती है। वैन के अंदर ड्राइवर रुकने का सोचता है, लेकिन एड्रियाना चाल को समझ जाती है। वह ड्राइवर को आगे बढ़ने का आदेश देती है, यह बताते हुए कि ट्रक भी सिर्फ एक भ्रम था। कुछ देर बाद इयान एजेंसी की एक गुप्त इमारत में जागता है। उसके सामने एड्रियाना खड़ी होती है और उसे सच्चाई बताने लगती है। एजेंसी एक गुप्त समूह से लड़ रही है जिसे कांशियंस कहा जाता है। वे लोग जिनके पास यान जैसी शक्तियां हैं। एड्रियाना के अनुसार यह गुप्त समूह कई सालों से सरकारों को नियंत्रित कर रहा है, जिससे यह तय होता है कि कोई भी चुनाव जीते, असल में कुछ भी न बदले। एजेंसी का मिशन उन्हें रोककर असली लोकतंत्र वापस लाना है, लेकिन उसके पास इयान को पकड़ने की एक और वजह भी है। एड्रियाना इयान में गहरी दिलचस्पी रखती है। वह उसे चेतावनी देती है कि परसीवर उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेगा और अगर उसने इनकार किया तो उसे मार दिया जाएगा। फिर वह उसे एक और विकल्प देती है, एजेंसी में शामिल हो जाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एड्रियाना इयान के खून में छिपे रहस्य को खोजना चाहती है। अगर वे सही फॉर्मूला निकाल लें तो वे दुश्मनों की शक्तियों को रोकने का तरीका खोज सकते हैं। इसके बाद एड्रियाना इयान की शक्तियों की परीक्षा लेती है। वह उससे पूछती है कि वह क्या क्या दिखा सकता है। जब इयान कबूल करता है कि वह कभी किसी इंसान का भ्रम नहीं बना पाया तो एड्रियाना इसे मानने से इनकार कर देती है। वह उसे धक्का देती है और एक मुश्किल परीक्षा तैयार करती है। शुरुआत में इयान संघर्ष करता है, लेकिन एड्रियाना उसे समझाती है कि उसकी शक्तियां भावनाओं से चलती हैं। वह उसे उसकी मां की तस्वीर दिखाती है और उसके दर्द भरे बचपन की याद दिलाती है। यादें उसके मन पर गहरी चोट करती हैं। अचानक इयान का भ्रम आकार लेने लगता है। अब वे एक विशाल समुद्र तट पर खड़े हैं। हवा में हल्की ठंडक है। तभी एक छोटी मक्खी एड्रियाना के चारों ओर भिन भिनाने लगती है, जिससे सन्नाटा टूट जाता है। संतुष्ट होकर एड्रियाना इयान को और आगे बढ़ने के लिए कहती है। वास्तविकता में लौटते हुए मक्खी को लूप में बनाए रखे, जो स्थायी भ्रम का एक तरीका है। लेकिन इयान इनकार कर देता है और पूरा भ्रम खत्म कर देता है। अब उसका धैर्य जवाब दे चुका है। वह अपने पिता से मिलने की मांग करता है। एड्रियाना उसे विसेंटे के पास ले जाती है। विसेंटे उसे चेतावनी देता है कि एजेंसी पर भरोसा मत करो, वे उसे केवल प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एड्रियाना इयान को एक विकल्प देती है। अगर उसे विश्वास नहीं है तो वह खुद विसेंटे की यादों में झांक सकता है। यही इयान की दूसरी शक्ति है। जिज्ञासावश इयान विसेंटे के दिमाग को छूता है और उसकी यादों में प्रवेश करता है। वह देखता है कि विसेंटे पहले एजेंसी के लिए काम करता था। एक दिन अफरा तफरी के दौरान जब एक अलार्म बजा और सबका ध्यान भटका तो विसेंटे ने मौका देखकर छोटे इयान को चुरा लिया। एड्रियाना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विसेंटे ने गार्ड से लड़ते हुए वहां से भाग निकला। वर्तमान में इयान अचानक पीछे हटता है, हैरान और परेशान। विसेंटे उसका असली पिता नहीं है। एड्रियाना इस बात की पुष्टि करती है, लेकिन उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। उसकी मां अब भी जिंदा हो सकती है। बाद में एड्रियाना एक अमेरिकी अधिकारी से मिलती है और उसे इयान के बारे में बताती है। एड्रियाना एक अमेरिकी अधिकारी को इयान के खून की जांच के नतीजे दिखाती है। वह आदमी पूछता है कि इयान को उसकी शक्तियां कैसे मिली। एड्रियाना समझाती है कि बाकी परसीवर भ्रम पैदा करने वाले के विपरीत, जिन्हें निःसंतान माना जाता था, इयान ने अपनी शक्तियां अपने माता पिता से प्राप्त की हैं। वह पहला इंसान है जो इसी रूप में पैदा हुआ है। अमेरिकी अधिकारी तुरंत आदेश देता है कि इस फॉर्मूले को निकाला जाए और इयान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन एड्रियाना मना कर देती है। वह मानती है कि इयान अपनी तीसरी शक्ति जगा सकता है, जिससे वह म्यूल के खिलाफ उनकी एकमात्र रक्षा बन सकता है। लेकिन अमेरिकी अधिकारी म्यूल को सिर्फ एक मिथक मानता है और इसे नकार देता है। इस बीच एजेंसी की एक लैब में एक डॉक्टर इयान की रिपोर्ट देखता है और मुस्कुराता है। इयान का न्यूरॉन फैक्टर 204% है।
दूसरी ओर अपने कमरे में इयान की मुलाकात एस्टर से होती है। एस्टर उसे बताती है कि वह सिर्फ एक प्रयोगशाला का चूहा है। फिर वह उसे भागने में मदद करने की पेशकश करती है। इयान सहमत हो जाता है और वे दोनों नीचे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी चारों ओर से गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन एस्टर कोई साधारण एजेंट नहीं है। वह अपनी बैटन, टेजर और अद्भुत लड़ाई तकनीक से सभी गार्ड्स को मिनटों में हरा देती है। गार्ड्स के बेहोश होते ही इयान और एस्टर भागने की तैयारी करने लगते हैं। भागने से पहले इयान बिना विसेंटे को लिए जाने से इनकार कर देता है। उसे अपने जवाब पाने के लिए विसेंटे की यादों की जरूरत है। वे उसे बाहर घसीटते हैं और गाड़ी ढूंढते हैं। लेकिन तभी एड्रियाना को उनकी भागने की खबर मिल जाती है और वह अलार्म बजा देती है। एजेंसी के एजेंट्स भागते हुए आते हैं और उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इयान तेजी से गाड़ी भगाता है। रास्ते में वह विसेंटे से उसकी झूठी बातों को लेकर बहस करता है। इस बीच एजेंसी में अराजकता फैल जाती है। पहले वाला डॉक्टर अचानक बंदूक निकालता है और कमरे में सभी को गोली मार देता है। फिर वह सिक्योरिटी कैमरों की जांच करता है और अपनी असली पहचान दिखाता है। वह परसीवर है। दूसरी ओर इयान अपने भ्रम का उपयोग करके गार्ड्स को गलत दिशा में गोली चलाने पर मजबूर कर देता है। पहाड़ों के रास्ते पर उसकी लापरवाह ड्राइविंग के कारण गाड़ी सड़क से फिसलकर पेड़ों में टकरा जाती है। कुछ ही पलों बाद परसीवर वहां पहुंच जाता है। इयान तुरंत एक भ्रम डालता है जिससे पूरा इलाका खाली नजर आने लगता है। लेकिन परसीवर सिर्फ मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अब वे तीनों एक जर्जर पुराने होटल में छिप जाते हैं। अगली सुबह इयान और एस्टर छत पर साथ समय बिताते हैं। फिर अपने कमरे में वापस लौटते हैं। अंदर पहुंचकर वे देखते हैं कि विसेंटे नशे में बेहोश पड़ा है। अब भी सच्चाई जानने के लिए बेचैन इयान फैसला करता है कि वह अपने पिता की यादों में प्रवेश करेगा। इस बार वह देखता है कि एड्रियाना एक मरीज की फाइल पकड़े हुए है जिसका नाम कामिंस्की है, जिसे पोलैंड भेजा जाना है। फिर वह बाहर एक वैन की जांच करती है और ड्राइवर को उस रात फॉर्मूला इंजेक्ट करने का निर्देश देती है। इयान की नजर ड्राइवर के पीछे जाती है जहां उसे एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी 3 उंगलियां गायब हैं। यह देखकर वह इतना चौंक जाता है कि उसका संपर्क टूट जाता है। बाद में इयान एक बैंक जाता है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वह क्लर्क को एक खाली कागज देता है जिससे उसे लगता है कि यह एक चेक है। क्लर्क बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देती है। जैसे ही इयान बाहर निकलता है, भ्रम, इल्यूजन खत्म हो जाता है और क्लर्क को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है। वह सुरक्षा को बुलाती है। सौभाग्य से इयान एस्थर को ढूंढ लेता है और वे पकड़े जाने से पहले भाग जाते हैं। मोटल में वापस एस्थर मजाकिया अंदाज में चुराए गए पैसे हवा में उछालती है और फिर नहाने चली जाती है। लेकिन इयान बेचैन है। व्यंते गायब है। फिर बाहर एक कार आकर रुकती है। इयान एस्थर से छिपे रहने के लिए कहता है और जल्दी से एक भ्रम, इल्यूजन तैयार करता है। जब परसीवर अंदर आता है तो उसे एक खाली कमरा दिखाई देता है। लेकिन इयान एक घातक गलती कर देता है। आईना खुला रह जाता है और भ्रम अधूरा रह गया। परछाइयों ने चाल को भांप लिया। परसीवर उसे तोड़ देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इयान तेजी से बदलते भ्रम, इल्यूजन बनाता है ताकि उसे गुमराह कर सके, लेकिन परसीवर हर चाल को काट देता है। इयान एस्थर का टेजर और फिर एक कुर्सी पकड़ता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। परसीवर बेरहमी से इयान को दीवार से सटा देता है। वह बाथरूम की ओर देखता है, फिर इयान के दिमाग में उतर जाता है। उसे सच्चाई दिखती है। इयान बैंक इसीलिए गया था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। वह पोलैंड जाना चाहता है ताकि उन वैज्ञानिकों को ढूंढ सके जिन्होंने प्रयोग किया था। इयान होश खो देता है और परसीवर उसे गिराकर बिना कुछ कहे चला जाता है। कुछ देर बाद इयान फिर से अपनी मां के सपने में होता है, लेकिन याद धुंधली पड़ जाती है। तभी वियंते उसे झकझोर कर जगाता है। माहौल भारी हो जाता है। वियंते गुस्से में इयान को डांटता है क्योंकि बैंक डकैती की खबर बड़ी बन चुकी है। लेकिन इयान उस पर ही आरोप लगा देता है और उसे नाम से पुकारता है, पापा कहने के बजाय। तनाव बढ़ जाता है और बहस छिड़ जाती है। वियंते इयान को एक आखिरी विकल्प देता है, या तो वह इस खतरनाक रास्ते पर चलता रहे जो सिर्फ दुख लाएगा, या फिर सब कुछ छोड़कर उसके साथ रह जाए। इयान बिना रुके पोलैंड अकेले जाने का फैसला करता है। इसी बीच एड्रियाना और अमेरिकी चुराए गए पैसों के सीरियल नंबर से उनका पता लगाते हैं। उनकी खोज इयान की ताजा खरीद तक पहुंचती है, पोलैंड के ट्रेन टिकट। कुछ समय बाद इयान और एस्थर पोलैंड पहुंचते हैं और तुरंत लैब की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि एजेंट्स पास ही छिपे हुए हैं। इससे पहले कि वे हमला करें, परसीवर अचानक प्रकट होकर कुछ ही पलों में सभी को गिरा देता है। जल्द ही दोनों एक पुरानी सुनसान इमारत के पास पहुंचते हैं। इयान को यह जगह अपने सपनों से जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि यह जगह बड़ी होनी चाहिए। शक में वह दीवारों को ठोकता है जब तक कि एक खोखली आवाज न सुनाई दे। बिना समय गंवाए वह दीवार तोड़ता है और एक छिपा हुआ कमरा खोज निकालता है जिसमें कैबिनेट और दस्तावेज रखे हैं। एक नोटबुक खास दिखती है, प्रोजेक्ट अवेयरनेस।
इसके अंदर इयान को अपनी माँ की एक तस्वीर मिलती है। जैसे ही वह उसे देखता है, पुरानी यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगती हैं। एस्थर तस्वीर पलटती है और पीछे लिखी बात पढ़ती है। सच्चाई चौंका देने वाली होती है। इयान का दादा ही इन प्रयोगों के पीछे था। उसने अपनी ही बेटी को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था। उधर जहाज पर वेंते गुस्से में शराब में डूबा हुआ है। तभी एड्रियाना आती है। वह उसे हिकारत भरी नजर से देखती है और कहती है, शराब छोड़ो और एक अच्छा पिता बनो। लैब में वापस इयान चौंक जाता है। एस्थर परसीवर को अंदर ले आई है। वह कहती है कि वह सिर्फ इयान को उसके जवाब दिलाने में मदद कर रही है, लेकिन इयान को उस पर भरोसा नहीं है। बिना सोचे वह बंदूक निकाल लेता है। परसीवर मुस्कुराता है। यह सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन है। वह बेझिझक उसके आर पार चलता है। इधर उधर देखते हुए वह एक नहीं कई इयान देखता है, चारों तरफ से उसे घेरते हुए, लेकिन वह शांत रहता है। वह जानता है ये सब नकली है। फिर उसकी नजर एस्थर पर जाती है। वह चुपचाप असली इयान की ओर इशारा करती है। परसीवर तुरंत मुड़ता है। इयान भी तैयार है। उसने अपनी बंदूक उठा ली है। फिर सबसे बड़ा राज सामने आता है। परसीवर असल में इयान का सच्चा पिता है। सर्द युद्ध के दौरान एक वैज्ञानिक ने एक ताकतवर फॉर्मूला विकसित किया। इसे कुछ स्वयं सेवकों को लगाया गया, जिनमें उसकी बेटी और परसीवर भी शामिल थे। इस प्रयोग ने उन्हें विशेष शक्तियां दी, मानसिक भ्रम की ताकत, जिससे वे शक्तिशाली जासूस बन गए। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद सरकार को उनकी जरूरत नहीं रही। डर था कि ये जासूस दुश्मनों से मिल सकते हैं। इसलिए सरकार ने एक एक कर उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। जब म्यूल आया, म्यूल सबसे ताकतवर परसीवर था। जब सरकार ने उसे मारने की कोशिश की, तो उसने अपनी तीसरी शक्ति दिखाई, मन नियंत्रण। इस शक्ति से वह अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकता था, यहाँ तक कि उन्हें खुद को खत्म करने पर मजबूर कर सकता था। बच निकलने के बाद म्यूल ने बाकी बचे हुए परसीवर्स को इकट्ठा किया और एक गुप्त संगठन बनाया, कॉन्शियंस। उसकी मदद से परसीवर्स ने अपनी शक्तियां छिपाना और आम लोगों की तरह जीना सीख लिया। म्यूल नाम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से आया। वह संतान पैदा नहीं कर सकता था। असल में सभी परसीवर्स निसंतान थे। इयान की माँ और परसीवर को भी कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका कोई बच्चा हो सकता है। सावधानी बरतना उन्हें लगता था कि यह असंभव है, लेकिन फिर असंभव हो गया। इयान का जन्म हुआ। वह पहला और इकलौता परसीवर है जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ। इमारत में एजेंट्स घुस रहे हैं। परसीवर उनकी आहट सुन लेता है। बिना किसी देरी के वह एस्थर से कहता है, इयान को मैड्रिड में मेरे घर ले जाओ। जैसे ही दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, परसीवर पीछे रह जाता है लड़ने के लिए। पहला हमला तेज और निर्दयी होता है। वह कुछ एजेंट्स को झटके में गोली मार देता है, लेकिन और भी आ रहे हैं। योजना बदलते हुए वह एक भ्रम, इल्यूजन बनाता है। चारों ओर मकड़ियां रेंगने लगती हैं। डर और गड़बड़ी का फायदा उठाकर वह तेजी से बाकी एजेंट्स को भी गिरा देता है, लेकिन फिर भी दो एजेंट उसे चकमा दे देते हैं। वह पलट भी नहीं पाता कि वे उसके सिर पर एक खास हेलमेट बांध देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां बंद हो जाती हैं। इधर इयान और एस्थर का सामना एक और एजेंट्स की टीम से होता है, लेकिन एस्थर के लिए यह कोई चुनौती नहीं। कुछ ही सेकंड में वह सभी को धूल चटा देती है, यहाँ तक कि उनके अपने हथियारों से। छत पर पहुंचते ही एस्थर बिना रुके छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद जाती है। इयान झिझकता है, लेकिन तभी और एजेंट्स छत पर आ धमकते हैं। अब सोचने का समय नहीं। वह एक सुरंग में फिसलता है और एस्थर के साथ भाग निकलता है। कुछ समय बाद परसीवर एजेंसी में कैद है। एक प्रयोगशाला में एक रोबोटिक हाथ खून का सैंपल लेता है। वैज्ञानिकों के असली काम शुरू करने से पहले वे एक मशीन चालू करते हैं जो उसके शरीर का विश्लेषण करने के लिए बनाई गई है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है। वह दर्द से तड़पता है क्योंकि मशीन उसकी हदें पार कर देती है। नियंत्रण कक्ष से एक अमेरिकी वैज्ञानिक एड्रियाना को रोकने के लिए कहता है, चेतावनी देता है कि इससे उसकी मौत हो सकती है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देती है और प्रयोग जारी रखती है। परसीवर का शरीर जोर से कांपने लगता है। उसकी कराहटें दर्द की चीखों में बदल जाती हैं। दर्द इतना अधिक होता है कि अंत में एड्रियाना को प्रयोग रोकना पड़ता है। कुछ मिनट बाद एक वैज्ञानिक बुरी खबर देता है, फार्मूला बहुत हल्का हो गया, खून में उसका असर बेकार है। एड्रियाना समझ जाती है कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वह अमेरिकी वैज्ञानिक को बताती है कि इयान ही उनकी आखिरी उम्मीद है। परसीवर अपनी कोठरी में धीरे धीरे ठीक होता है। वह शांत होकर पानी मांगता है। एक रोबोट उसके पास आता है और उसे पानी का गिलास देता है। तभी वह अपना दांव खेलता है। कैमरे में देखते हुए वह अपनी तीसरी शक्ति माइंड कंट्रोल को सक्रिय करता है। कैमरे के जरिए वह तकनीशियन के दिमाग को अपने वश में कर लेता है। अगले ही पल तकनीशियन अपने साथियों पर हमला कर देता है। फिर एक बटन दबाकर वह रोबोट को हथियार सक्रिय हो जाते हैं और सभी वैज्ञानिकों पर गोलियां चला देते हैं। कमरे में मौजूद एक एजेंट भी मारा जाता है। फिर बिना किसी भाव के तकनीशियन परसीवर की बेड़ियां खोल देता है। मैड्रिड में एस्थर और इयान परसीवर के घर पहुंचते हैं। हाउसकीपर उन्हें एक चौंकाने वाली खबर देती है, इयान की मां जिंदा है, लेकिन वह अब वैसी नहीं रही
जैसी ईयान को याद थी। प्रयोगों की वजह से वह पूरी तरह अचेत अवस्था में फंसी हुई है। ईयान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। तभी परसीवर आ जाता है और बताता है कि वह पूरी तरह खोई नहीं है, उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अब भी जिंदा है। ईयान उसका हाथ पकड़ता है और उसके दिमाग के अंदर प्रवेश करता है। उसकी यादों के भीतर माँ और बेटे की मुलाकात होती है। हकीकत में उसकी माँ का शरीर कांपने लगता है। कुछ ही पलों बाद परसीवर भी उनकी माँ के दिमाग के अंदर प्रवेश करता है। वह यान को दिखाता है कि एजेंसी ने उसकी माँ पर कितना अत्याचार किया। लेकिन फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ईयान की माँ को पकड़ने से पहले उसने ईयान के अवचेतन मन में एक याद छिपा दी थी। ये एक सुरक्षा उपाय था उस फार्मूले को बचाने के लिए। इसे अनलॉक करने की कुंजी थी ईयान के बचपन के खिलौने। परसीवर को एक मौका दिखता है। अगर वह इस फार्मूले को निकाल ले तो सब कुछ बदल सकता है। वह याद को छूने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। ईयान समझ जाता है कि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि यह फार्मूला किसी के हाथ लगे, लेकिन परसीवर इसे अनदेखा कर और जोर लगाता है। इससे उसकी माँ के दिमाग में हलचल मच जाती है। गहरा दर्द उठता है। अचानक सब कुछ बिखर जाता है और वे सभी वापस हकीकत में लौट आते हैं। अपनी आखिरी घड़ियों में ईयान वह एकमात्र काम करता है जो वह कर सकता है। वह अपनी माँ की बचपन की लोरी गाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसने ईयान के लिए गाई थी। ईयान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी माँ धीरे धीरे दुनिया से चली जाती है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक एजेंट घर में घुस आते हैं और कमरे को तोड़ देते हैं। शोक में डूबा ईयान अंदर से टूट जाता है और तभी उसकी तीसरी शक्ति जाग जाती है। सिर्फ एक आदेश से वह सभी एजेंटों का दिमाग अपने काबू में कर लेता है। वे रुक जाते हैं। फिर अचानक वे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। उनकी आंखों में बस भ्रम और डर होता है। कुछ ही पलों में वे सब गिर पड़ते हैं, ईयान की शक्ति के आगे बेबस। लेकिन ईयान गलियारे में कदम रखता है और बाकी एजेंटों को ढूंढने लगता है। उसके अंदर का गुस्सा उबलने लगता है, जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। वह आदेश देता है कि वे आत्मसमर्पण कर दें। उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वे उसकी शक्ति के आगे झुकने लगते हैं। पीछे खड़ी एस्थर ये सब देखकर कांप उठती है। एजेंट बाहर भाग जाते हैं और एड्रियाना के साथ फिर से इकट्ठा होते हैं, लेकिन ईयान उनका पीछा करता है। उसकी मौजूदगी इतनी भारी होती है कि वह सभी को घुटनों के बल गिरा देता है। उनके हाथों में हथियार होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से ईयान के नियंत्रण में होते हैं। वह आखिरी आदेश देने ही वाला होता है, तभी वियंते वहां आ जाता है। वह ईयान को चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है। वह चेतावनी देता है कि परसीवर उसकी भावनाओं से खेल रहा है, उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहा है जहां से वापसी नामुमकिन है। परसीवर आगे बढ़ता है और ईयान के पैरों के पास एक हथियार फेंक देता है। अगर वह बदला लेना चाहता है तो उसे वियंते को भी मार देना चाहिए। ईयान का ध्यान वियंते पर नहीं बल्कि एजेंसी पर होता है। वियंते गुस्से में परसीवर पर आरोप लगाता है। वह कहता है कि परसीवर ने ईयान को बस एक धोखा दिया, एक पिता बनने का नाटक किया, जबकि वह कभी उसके लिए था ही नहीं। बिना कोई झिझक परसीवर हथियार उठाता है और गोली चला देता है। गोली की आवाज से ईयान का नियंत्रण टूट जाता है। एजेंट उसकी शक्ति से मुक्त होकर नीचे गिर जाते हैं। परसीवर इस मौके का फायदा उठाकर एस्थर को दूर खींच लेता है। ईयान तुरंत वेंते के पास दौड़ता है। कमजोर होते हुए वेंते धीरे से ईयान का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वह आखिरी बार उसके दिमाग में जाए। उसे पता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। यादों के भीतर ईयान को आखिरकार सच पता चलता है। यह उसकी माँ ही थी जिसने वियंते से विनती की थी कि वह ईयान को दूर ले जाए, उसे बचाए। गहरी शर्म और पछतावे से भरकर ईयान माफी मांगता है। इस बार वह उसे डैड कहता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जैसे वे एक यादगार पल को फिर से जी रहे हों। शांत झील के किनारे एक खूबसूरत दिन जब वे साथ में मछली पकड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह याद धुंधली होने लगती है। वियंते की ताकत खत्म हो जाती है। ईयान भारी दिल से उसके पास पड़ा हथियार उठाता है और परसीवर को रोकने के लिए निकल पड़ता है। वह उसे एक पास की इमारत में खोजता है जहां एक जोरदार पार्टी चल रही होती है। तेज संगीत के बीच एस्थर की आवाज गूंजती है। ईयान भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है जब तक कि वह उन्हें नहीं देख ले। परसीवर ने एस्थर पर बंदूक तान रखी होती है। फिर लड़ाई शुरू होती है, लेकिन मुक्कों से नहीं। दोनों ईयान और परसीवर अपनी मानसिक शक्ति से हथियार को काबू में करने की कोशिश करते हैं। बंदूक हवा में कांपती है, दोनों की शक्तियों के बीच फंसी हुई। लेकिन ईयान की शक्तियां अभी भी अस्थिर थीं। वह नियंत्रण खो देता है और परसीवर पूरी तरह हावी हो जाता है। अब वह अपनी रणनीति बदलता है। परसीवर पूरी भीड़ को ईयान के खिलाफ कर देता है। एक एक करके लोग उसकी ओर बढ़ते हैं, उनकी आंखें खाली, उनके शरीर नियंत्रित। ईयान खुद को बचाने की कोशिश करता है, एक ट्रे को ढाल बनाकर, लेकिन भीड़ बढ़ती जाती है। वह चारों ओर से घिर जाता है। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगती है।
हर सेकंड उसे हार के और करीब धकेलता है भी कुछ बदल जाता है। उसकी हताशा उसकी पूरी शक्ति को खोल देती है। अब तीसरी शक्ति पर पूरा नियंत्रण पाकर इयान जवाबी हमला करता है। वह तेजी से भीड़ के बीच से निकलता है। जो भी हाथ में आता है, बोतलें, कुर्सियां, हर चीज को हथियार बनाकर दुश्मनों को गिराता जाता है। लेकिन परसीवर रुकता नहीं, वह और लोगों को भेजता रहता है। फिर आता है आखिरी हमला। एक ताकतवर दुश्मन, ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक। एक हाथ यान के गले को जकड़ लेता है। वह घबराकर सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत होती है। अब वह मरने के सिर्फ कुछ ही पल दूर था जब गोली चलने की आवाज गूंजती है। एड्रियाना सही समय पर आकर हमलावर के सिर में गोली मार देती है। यान हांफते हुए सांस लेता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।